पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। अब भारत का डंका बजे या ना बजे, लेकिन मोदी जी के पर्सनल नाम का अगर डंका बज रहा है तो इस डंके के कुछ असर भी आपको दिखाई देने चाहिए। ना भारत एजुकेशन के मामले में तरक्की कर रहा है, ना हेल्थ के मामले में तरक्की कर रहा है, ना दुनिया में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है जिसके जरिए यह कहा जा सके कि भारत तो विश्व गुरु बन गया है और हमारे मोदी जी विश्व गुरु बन चुके हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे लाइन लगाकर खड़ी है। हालत यह है कि भारत के लोग अपनी नागरिकता छोड़ करके विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं और हमारे मोदी जी के लिए बीजेपी आईटी सेल दिन भर यही गाना गाता रहता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और मोदी जी विश्व गुरु बन चुके हैं। पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है। अब दुनिया के नेताओं के साथ खड़े होकर लपक कर फोटो खिंचा लेने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता, लेकिन जिस तरीके से कनाडा के साथ भारत के संबंध बिगड़े हैं उसका असर दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। जो देश बाकायदा 5I के हिस्सा हैं उनके साथ पंगा लेने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका आप अंदाजा इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी जी का जो सबसे करीबी यार हैं उन्हीं के ऊपर शिकंजा कसने की शुरुआत हो गई है। बाकायदा सबूतों को जुटाया जा रहा है, उन आरोपों को लगाया जा रहा है जिससे कि यह दावा किया जा सके कि भारत की एक बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के दम पर पैसे बटोरने में लगी हुई है। अब सोचिए कि पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने वाले हमारे मोदी जी विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट मिलते चले गए और उन प्रोजेक्ट पर अनियमितताओं के आरोप लगे, गैर कानूनी तरीके से प्रोजेक्ट को हासिल करने के आरोप लगे, झूठ बोलकर कंपनी को आगे बढ़ाने के दावे किए गए, उससे तो यही लगता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका नहीं बल्कि लंका लगी हुई है। क्योंकि अडानी के खिलाफ कुछ भी बयान आता है तो सबसे पहले बीजेपी और उनका आईटी सेल एक्टिव हो जाता है और इसे अपोजिशन की साजिश बताने लगता है। पर यहां सवाल यह है कि अडानी एक प्राइवेट कंपनी है, वो सरकारी कंपनी नहीं है कि जिसके वजह से मोदी जी की छवि खराब हो जाए। लेकिन मोदी जी की छवि को जोड़कर अडानी के साथ अगर कोई पेश कर रहा है तो वो बीजेपी आईटी सेल ही है। तो ऐसे में यह भी सवाल होता है कि पूरी दुनिया में अगर मोदी जी का डंका बज रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी और उनके करीबी लोगों के खिलाफ दुनिया भर में एक्शन होता है, तो इसके लिए अपोजिशन अगर जिम्मेदार मान लिया जाता है तो डंका किसका बज रहा है? मोदी जी का डंका बज रहा है या विपक्ष के नेताओं का डंका बज रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इनके जो सबसे करीबी मित्र हैं गौतम अडानी, उनकी अडानी ग्रुप के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका में केस रजिस्टर्ड किया गया, इल्जाम लगा कि इन्होंने 2020 से 2024 के बीच भारतीय अफसरों को 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत खिलाई और रिश्वत खिला करके इन्होंने धोखाधड़ी की, निवेशकों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, जिसके बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया और ये 2 दिन से ये खबरें हम और आप सब कोई पढ़ रहे हैं। उसके बाद पता यह चलता है कि शेयर मार्केट में इनकी जो शेयर है 25% की गिरावट दर्ज की गई जिस दिन अमेरिका से यह खबर आई। उसके ठीक बाद तुरंत पैटर्न देखिए, तुरंत केन्या से भी खबर आती है और केन्या से खबर आती है कि वहां संसद का विशेष सत्र बुलाकर और केन्या की सरकार ने यानी वहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा अडानी से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट थे उन सबको कैंसिल कर दिया। 21,422 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया गया। किसी के खिलाफ दुनिया के किसी भी अदालत में अगर केस दर्ज हो रहा है तो दुनिया उसे किस नजरिए से देख रही है, किस नजर से देख रही है, इसका असर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि केन्या ने रद्द कर दिया। जो 56 इंच की छाती मोदी जी को दिखानी चाहिए थी, गौतम अडानी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन मोदी जी ने नहीं लिया। वो एक्शन भारत की एजेंसियों ने नहीं लिया। वो एक्शन दूसरे देश के लोग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये यकीन हो चुका है कि भारत इस मामले में कोई ढंग की जांच ना कर सकता है, ना कोई एक्शन ले सकता है। और यही वजह है कि भारत में अभी तक कोई बड़ा निवेश देखने को नहीं मिला जिसके वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाए। और तमाम अगर प्रोजेक्ट दूसरे देशों के हाथों में चले जा रहे हैं तो इसके लिए किसी और को दोषी देना ठीक नहीं है, बल्कि अडानी की गहराई से जांच की जानी चाहिए। जब केन्या का मामला शुरू हुआ तो पता चला कि 10% और गिरावट हो गई अडानी ग्रुप के शेयरों में, यानी बहुत भारी भरकम नुकसान का ये सामना कर रहे हैं और धड़ाम से इनके शेयर गिरते जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर
जो हैं 10 में से 8 शेयरों में गिरावट देखी गई है। मामला सिर्फ केन्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मामला बहुत दूर तक निकल चुका है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका में डंका बज रहा है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह डंका नहीं लंका लगी हुई है। और इस लंका को लगाने के लिए हमारे मोदी जी और अडानी जी दोनों जिम्मेदार हैं। अडानी की जिस तरीके से अमेरिका में लंका लगी, जिस तरीके से केन्या में लंका लगी, उसी तरह से अब ऑस्ट्रेलिया में भी लंका लग चुकी है। बांग्लादेश और श्रीलंका में लंका पहले ही लग चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो खबरें आई हैं वो सबको झकझोर देने वाली है। तो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप अपने शेयरों में मैनिपुलेशन करके ज्यादा अपनी प्रॉफिट दिखाती है, ज्यादा शेयर बढ़ा चढ़ाकर बेच रही है और अपनी ही शेल कंपनियों के जरिए विदेशों से शेयर में मैनिपुलेशन करवा रही, जिसकी वजह से निवेशक जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं। इस तरह के जब गंभीर आरोप हिंडनबर्ग लगाए तो भारत में उसे बिल्कुल चंगासी बता दिया गया, बिल्कुल साफ सुथरा पाक दामन बता दिया गया। लेकिन दुनिया भारत में की गई जांच के आधार पर गौतम अडानी को सती सावित्री मानने को तैयार नहीं है। अगर अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की अगर जिक्र किया जाए तो पता ही चलता है कि दुनिया भर में इनकी लंका लगी है और किस तरह से लगी हुई है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए। उसने पूरे डेटा की पड़ताल की, जिसके बाद उसने कहा कि 2014 में बाकायदा अडानी ग्रुप ने कोयला खरीदा, वो भी लो ग्रेड का, यानी बिल्कुल खराब घटिया कोयला खरीदा इंडोनेशियाई कंपनी से। और इंडोनेशियाई जो कंपनी से जब इन्होंने कोयला खरीदा तो उस कोयले की रेट था $28 प्रति टन, उसकी कीमत थी, और ये बिल्कुल लो ग्रेड का कोयला था। फिर उसी लो ग्रेड के कोयले को उठा करके भारत में तमिलनाडु की एक कंपनी को बेचा गया, और जब तमिलनाडु की उस कंपनी को बेचा गया तो उसके रेट में खूब बढ़ा चढ़ाकर उसे हाई ग्रेड के कोयले के तौर पर पेश किया गया और उसकी कीमत वसूली गई। और उसकी जो कीमत वसूली गई हाई ग्रेड के नाम पर वो था $91.91, यानी $28 प्रति टन के हिसाब से इंडोनेशिया की एक कंपनी से थर्ड क्लास का कोयला खरीदते हैं और नंबर 1 कोयला बता करके उसको भारत में तमिलनाडु की एक कंपनी को बेचते हैं। अपने ही देश के कंपनी को, अपने ही देश को ये ठगते हैं, ऐसा आरोप लगा गौतम अडानी पर, अडानी ग्रुप पर। और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरा डेटा खंगाला था। पर दूर तक थोड़ी नजर डाली जाए तो फाइनेंशियल टाइम्स ने साफ साफ ये भी कहा था कि इंडोनेशिया से कम रेट में कोयला खरीदा और फिर बिल में हेरा फेरी करके ज्यादा दाम पर इन्होंने कोयला बेच दिया। यहां तक कि जो बिजली उन्होंने उस कोयले से पैदा की उसके दाम भी इन्होंने बहुत ही ऊंचे दर पर लिए और अपने ग्राहकों से मोटा माल वसूला, मोटा पैसा वसूला। यानी सोचिए, थर्ड ग्रेड घटिया क्वालिटी का कोयला और फिर से भारत में लाके बेचा जाता है। उसी कोयले से बिजली खड़ी पैदा की जाती है और उसी बिजली को महंगे दाम पर अपने ग्राहकों को बेचा जाता है। इतना बड़ा चूना लगाने का आरोप फाइनेंशियल टाइम्स ने लगाया। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो नवंबर 2024 में ही, यानी अभी जस्ट 13 नवंबर को ही एक खबर आई कि बांग्लादेश से अडानी को एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के कोर्ट में बाकायदा अर्जी दाखिल होती है और रिट पिटीशन दायर करके बिजली समझौते को रद्द करने या फिर उसको फिर से रिव्यू करने का निर्देश देने के लिए बाकायदा अपील की गई। जो वहां के वकील हैं उनका नाम है अब्दुल कयूम, और अब्दुल कयूम की रिट पिटीशन जो है उसमें अल जजीरा की खबर का हवाला दिया गया और उसमें यह बताया गया, अल जजीरा की खबर बताया गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से भी ज्यादा कीमत पर कोयले के नाम पर पैसा वसूल रहा है, उससे भी ज्यादा। एक गरीब देश बांग्लादेश से इतना ज्यादा पैसा वसूल रहा है। पर यह बात यहीं तक नहीं रुकती। श्रीलंका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां भी चुनाव हुए और जिस शख्स ने अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को निकाल बाहर करने के लिए ऐलान किया था, अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी के खिलाफ जिसने घूम घूम कर प्रचार किया, वही व्यक्ति अब राष्ट्रपति बन गया है। और कहा जाता है कि ये वामपंथी विचारधारा के हैं। तो ये वामपंथी नेता अनुरा कुमारा विसानायके
जो कि अब वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि अगर राष्ट्रपति बने तो अडानी के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी अगर उन्होंने एक्शन ले लिया अपने चुनावी वादे का, तब अडानी साहब की बैंड बजनी बिल्कुल तय है, उनकी हालत खराब होगी। लेकिन जो खबर ऑस्ट्रेलिया से आई वो सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा करने वाली है। अडानी ग्रुप की ऑस्ट्रेलियन कंपनी ऑस्ट्रेलियाई कोयला यूनिट है, उस पर यह आरोप लगा कि ये नस्लवादी काम करते हैं, इन पर नस्ल भेदी होने का इल्जाम लगाया गया और बाकायदा अडानी ग्रुप की ऑस्ट्रेलियाई कोयला यूनिट के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अडानी ग्रुप के कर्मचारियों ने, ऐसा आरोप है कि अडानी ग्रुप के कर्मचारियों ने वहां के आदिवासी ग्रुप को कोयला खदान के पास झरने तक जाने से रोक दिया और बाकायदा मौखिक और शारीरिक तौर पर रोक दिया, बाधा डाला। मौखिक तौर पर कहने का सीधा सा मतलब यही कि जबानी तौर पर आपको उधर मत जा रहा, और दूसरा यह होता है कि आपको पकड़ करके वहां से हटा देना, तो ये शारीरिक जोर जबरदस्ती में गिना जाता है। तो वही इसमें आरोप लगा है कि मौखिक और शारीरिक तौर पर वहां पहुंचने से बाधा डाला गया और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। ऐसा अडानी के ऑस्ट्रेलियाई कोयला यूनिट पर यह आरोप लगा है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया में देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 2017 में ही यह खबर आ गई थी कि वहां किस तरीके से अडानी के प्रोजेक्ट के खिलाफ पब्लिक में गुस्सा है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उस वक्त एनडीटीवी ने खबर भी चलाई थी, जिसके इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें यह पता चलता है सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न में काफी बड़ी तादाद में पब्लिक इकट्ठा होकर अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन गौर करिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये तमाम फाइव आइज के देश हैं। अमेरिका भी फाइव आइज का देश है, ऑस्ट्रेलिया भी फाइव आइज का देश है, कनाडा भी फाइव आइज का देश है। और अगला इंतजार आप ये भी मान लीजिए कि जो बाकी भी देश हैं उन सब पर दबाव बनाया जाएगा। ये फाइव आइज बहुत बड़ी पावर है। फाइव आइज कंट्री ये है कि इनकी खुफिया एजेंसियां, ये लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, छुपाएंगे नहीं, एक दूसरे को शेयर करेंगे और इसी नेटवर्क को कहते हैं फाइव आइज। यानी ये 5 देश हैं, 5 मतलब 5, तो ये 5 कंट्रीज हैं। ये अपने यहां की जो भी गोपनीय सूचनाएं हैं एजेंसियों के जरिए हासिल हुई, वो एक दूसरे को शेयर करेंगी। और कनाडा निज्जर हत्याकांड मामले में साजिश रचने के आरोप में जिस तरह से भारत और भारत के नेताओं को निशाना बना रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि निशाने पर फिलहाल इस वक्त मोदी जी हैं। और मोदी जी से जुड़े करीबी लोगों के खिलाफ शिकंजा कसकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो कनाडा के सामने नरम पड़ने की कोशिश करें। अब देखिए, भारत ना तो अमेरिका के फेवर में रहता है, ना ही रूस के फेवर में, लेकिन भारत का झुकाव रूस की तरफ भी है और अमेरिका की तरफ भी है। पर उससे किस तरीके से मोड़ा जाए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। निज्जर हत्याकांड मामले में भारत की खुफिया एजेंसियों पर, भारतीय नेताओं पर, यहां तक कि उसकी आंच मोदी जी तक खींचकर लाने की कोशिश हो रही है। और बाकी सब जो कुछ हो रहा है या हो चुका है, उस बारे में आप मीडिया में बहुत कुछ सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। पर यहां यह भी सवाल होता है कि आखिर कैसे एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए मोदी जी और मोदी जी का पूरा सिस्टम, तमाम बैंक सब मिलकर साथ दे रहे हैं। अडानी को समर्थन देने के लिए भारतीय बैंकों की तरफ से उनको लोन पर लोन दिया जाता है। लोन पूरे होते नहीं, उसके बावजूद भी लोन पर लोन दे दिए जाते हैं। जिस तरीके से अडानी ग्रुप को हर प्रोजेक्ट थमा दिया गया, रेल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर हर चीज भारत के अंदर की, वो अडानी साहब की कंपनियों को थमाया जा रहा है, उससे आप क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार अडानी के हाथ में पूरा भारत सौंप देना चाहती है? क्या एक ही व्यक्ति अगर अमीर होता है तो उसे पूरे भारत को अमीर मान लिया जाना चाहिए? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि अडानी दुनिया के रईसों में शुमार हो रहे हैं और भारत का गरीब गरीब होता जा रहा है? लेकिन ऐसी यारी दोस्ती आखिर किस काम की? पहले अमेरिका से झटका लगता है, फिर केन्या से झटका लगता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से बुरी खबर आती है। और ये तमाम चीजें
24 से 48 घंटे के बीच में आने वाली खबर है। और श्रीलंका बांग्लादेश की जो हमने खबर बताई, या इंडोनेशियाई कंपनी से सस्ते घटिया कोयले को उठाकर भारत में लाकर महंगे दाम पर हाई क्वालिटी बताकर उस कोयले को बेचा गया, ये तमाम चीजें एक सीक्वेंस पैदा करती है। एक लगातार आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर कुछ तो मामले में सच्चाई होगी। और जिस तरीके से भारत के भीतर सरकार और सरकारी एजेंसियां गौतम अडानी का पक्ष ले रही हैं, उससे तो यही दिखाने की कोशिश होती है कि साहब, अडानी के ऊपर इल्जाम लगाने का मतलब है कि भारत के ऊपर इल्जाम। तो आखिर ऐसा साबित करने के लिए बीजेपी कोशिश क्यों कर रही है? क्या अडानी का मतलब देश है? अडानी एक कारोबारी का नाम है, उसका नाम खराब होगा, उसने कोई अपराध किया होगा, उसके लिए देश को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और ना ही अडानी को राष्ट्र बताया जा सकता। एक व्यक्ति पूरे देश का मालिक तो है नहीं। अपोजिशन भी ये आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन के नेता कि हर मामले के पीछे सीधे मोदी खड़े हैं। पर अब तो भारतीय एजेंसियों को कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, खुद ही कम वक्त में एक बड़ी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर कितना फैक्ट है विदेशों में लगाए गए आरोप में। क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये बातें खुल करके सामने आती रहती हैं। और भारतीय अधिकारियों के ऊपर अगर रिश्वतखोरी के इल्जाम लगे हैं तो इसकी जांच कितनी अच्छा होता कि पहले भारत की एजेंसियां ही जांच कर ली होती। जो एक्शन विदेश में ले जा रहा है वो एक्शन भारत के भीतर भी ले लिया गया होता, क्योंकि भारत में भी उसके निवेशक मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में उसके निवेशकों को गुमराह किया गया तो भारत के लोग उसमें नहीं शामिल हैं, भारत के लोग भी उसमें शामिल हैं। और जो भी कथित तौर पर जो भी आरोप लगे हैं उन सब की जांच मोदी जी को करनी चाहिए, वरना आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं जिसके आधार पर हम कह सकें कि वाह, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। साहब, डंका नहीं, इसे लंका कहते हैं। और यह लंका बहुत बड़ी लगी हुई है और इस लंका को शांत करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। अगर मोदी जी तय वक्त पर इस लंका को शांत कर देते हैं तो समझिए कि भारत की अपनी शाख पर सवाल उठना बंद हो जाएगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।